राकेश शरण सर थे ये, जिन्होंने आप सभी बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाया रिगार्डिंग जेंडर इनइक्वालिटीज और द वेरियस जेंडर इश्यूज, जिन्हें आप में से भी बहुत से फेस कर रहे होंगे और बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं। तो एटलीस्ट समाज में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ की जागरूकता आपको मिल गई, आप कहीं ना कहीं अवेयर हो गए, जागरूक हो गए। तो इसके लिए राकेश शरण सर का बहुत बहुत शुक्रिया। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, ताकि आपका एक्सरसाइज भी हो जाए। तो हम अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर इश्यूज की बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो चाहे फीमेल एज अ जेंडर है या ट्रांसजेंडर है, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी भी जो है फीमेल एज अ जेंडर और द ट्रांसजेंडर्स, मुझे ऐसा लगता है दे आर स्टिल अंडर द योक ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अभी भी जो है, अभी 21वीं सदी चल रही है, बहुत सारा चेंज आ चुका है। महिलाओं ने, लड़कियों ने ये चीज को साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। जो उनको कम आंका जाता है, ये गलत फहमी है, ये गलतियां हैं। इस चीज को उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अपनी उपलब्धियों के माध्यम से पूरे समाज को, पूरी ह्यूमन सोसाइटी को ये चीज का मैसेज दे दिया है कि हमें अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मौके मिलते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। प्रकृति ने, नेचर ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ये हमारा समाज है जिसने कुछ डिस्क्रिमिनेटेड एटीट्यूड या रवैये जो है वो हमको लेकर के अपनाए हैं, जिसकी वजह से हमारा वर्ग जो है, ये क्लास जो है कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। और अब जो है उस दौड़ में वो आगे चलने की कोशिश जो है कर रही है। परिस्थितियां बदल रही हैं, टाइम्स आर चेंजिंग नाउ एंड द साइकोलॉजी इज ऑल्सो चेंजिंग। बदल रही है ना, मानसिकता बदल रही है, सोच बदल रही है। द रीजन बिहाइंड इज अगेन the education, because education is one of the most important and strong tool जो हमारी थिंकिंग को सीधे सीधे प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, और उसके चलते जो है चेंजेस जो है वो आ रही हैं। और एक चीज और, मैं आप सभी के यहाँ सभी बैठे हुए जितने भी मेरे स्कूल के अध्यापकगण हैं और आप सभी बच्चे हैं, एक बात को और मैं ऐड करना चाहूंगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अवगत हो भी सकते हैं, हो सकता है ना भी हो, तो मुझे ये माइंड में आया कि जरूर मैं आप सभी के सामने एक नाम को रखना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है और इंडियन ओरिजिन का नाम है, तो उसे मैं रखना चाहूंगी। क्या आपने श्री प्रभात रंजन सरकार का नाम सुना है? आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम द टीचिंग फ्रेटर्निटी, श्री प्रभात रंजन सरकार के नाम से कोई अवगत है यहाँ पे? श्री प्रभात रंजन सरकार, इस नाम से फेमिलियर हैं? प्रभात रंजन जी नहीं है, आई डोंट थिंक कि होंगे। ऐसा है कि हमारे भारत में एक बहुत बड़ी शख्सियत ने जन्म लिया है, लेकिन वो समाज के लिए जो चीजें करके गए हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा योगदान देकर के इस दुनिया से जा चुके हैं, एक फिजिकल फ्रेम को वो छोड़ चुके हैं, लेकिन वो जो जो चीजें देकर के यहाँ से गए हैं, हम लोग इंडियंस, यहाँ हमारी धरती पे उनका जन्म हुआ है, स्टिल वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्सनैलिटी। उनका नाम श्री प्रभात रंजन सरकार है, जिनका जन्म 1921 में बिहार के एक छोटे से गांव जमालपुर में हुआ। और इन्होंने जो है समाज इस समय में जिस गति से जिस दिशा में बढ़ रहा है, और जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, मानवीय समस्याएं, सिर्फ मानवीय समस्याएं नहीं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स का प्रॉब्लम ही नहीं, एनिमेट एंड इनएनिमेट चीजों की भी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी वो समाधान देकर के जो है जा चुके हैं। बहुत बड़े फिलोसोफर आप इन्हें कह सकते हैं, इस एरा के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, इस एरा के बहुत बड़े हिस्टोरियन, इस एरा के बहुत बड़े सोशलिस्ट, इस एरा के बहुत बड़े रेवोल्यूशनिस्ट, इस एरा के बहुत बड़े लिंग्विस्टिक, इस एरा के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर आप उन्हें कह सकते हैं। और उन्होंने बहुत तरह की चीजें वो दे करके गए हैं, नए कॉन्सेप्ट दे करके गए हैं, जो सामाजिक चेतना को उच्च शिखरों तक ले जाने में जो है मदद कर सकते हैं। कई सारी समस्याएं जो समझ में नहीं आ रही हैं कि कैसे जो है पूरे मानवीय समाज का उत्थान किया जाए, किस तरह से जो है चीजों को एक बैलेंस्ड वे में चलाया जाए, तो उसी कड़ी में उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अपनी महारत रखते हुए, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन भी है, इवन वो 5018 जो है डिवोशनल सॉन्ग्स उन्होंने जो है कंपोज किए, सिंगल लिरिसिस्ट भी हैं, गीत भी उन्होंने दिए और संगीत भी उन्होंने दिया। जितनी चीजें उन्होंने दी हैं, जितना लिटरेचर उन्होंने दिया है,
जो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत और जो मैंने समझा है, मुझे ये लगा कि वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते हैं। उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर टर्म जो है उसे कंपोज करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं उन्हें सुपर ह्यूमन बीइंग जो है कह सकती हूँ, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर में इतनी स्पेशलिटी, इतनी स्पेशलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली वो एक सिंपल ह्यूमन फ्रेम में एक बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही शक्तिशाली कोई सत्ता, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है, बहुत ही पावरफुल एंटिटी जो है उस फ्रेम में थी, जिन्होंने पूरे मानव के समाज के लिए राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही वाज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। और आप सभी बच्चे कल को इस नाम को, आज की डेट में आपके पास में मोबाइल है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, और जितने भी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। लिटरेचर को पढ़ने के बाद में ही आपको समझ में आ सकता है कि उनका योगदान क्या रहा, उनकी भूमिका क्या रही। तो एजुकेशन के फील्ड में भी उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान जो दिया हुआ है, एक न्यू ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है करके उन्होंने दिया हुआ है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके न्यू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को, कॉन्सेप्ट को एज अ सिलेबस जो है अब इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो धीरे धीरे ये नाम सबके नजर में जो है आ सकता है, आने वाले समय में छिपके रहने वाली चीज नहीं है। तो यही श्री प्रभात रंजन सरकार जो है, थ्रू आउट हिज लाइफ, he has worked, he has been deeply concerned about the conditions of the women in the whole world, not only in our country. So उन्होंने जो है he had always supported the emancipation of women from the stranglehold of dogmas and superstitions. He had told that from the hundreds of years, the womanhood, it has remained suppressed. It has certain things, certain ideas, they were being forcefully imposed on them because they were ignorant. They have been kept ignorant. They have been kept filled their mind with dogmas, superstitions and inferiority complex. तो उन्होंने जो है, he had envisaged that men and women, they should be treated with equal dignity and responsibility. उन्होंने ऐसा नहीं कहा जैसे अब हम लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट, उनको ज्यादा प्रायोरिटी। नो, both the genders, they should be treated with equal dignity and with equal sense of responsibility. ये बात बहुत बड़ी बात है जो सर ने अभी आपको एक्टिविटी के माध्यम से बताई कि देखिए, एक बच्चा है घर में, एक बच्ची है घर में, और बहुत सारे मैक्सिमम जो सेंस ऑफ जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज के काम है वो गर्ल्स के शोल्डर्स पे ही रहते हैं। बॉयज को बहुत सारी चीजों का पता नहीं रहता, और आपकी एज ग्रुप में खासतौर पे जब पहुंचते हैं तो एक डिफरेंशिएटेड, एक ये जो डिस्क्रिमिनेटेड एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता है। बॉयज स्टार्ट थिंकिंग कि ये मेरा काम नहीं है, खाना बनाना मेरा काम नहीं है, बर्तन मांजना मेरा काम नहीं है, सफाई करना मेरा काम नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरा ये काम क्यों नहीं है, क्योंकि मैं लड़का हूँ। ऐसा होता है ना? हो सकता है आप में से बहुत से ऐसा नहीं सोचते हो, लेकिन जो सोचते हैं उन्हें क्योंकि समाज ने ये बातें इंपोज कर रखी हैं उनके माइंड में, वो अपने सोसाइटी में देखते हैं कि हमारे एल्डरली पर्सन्स जो हैं वो इस तरह का कर रहे हैं। दिस मीन्स कि मेल मेंबर्स का ये काम है, फीमेल मेंबर्स का ये काम है। ठीक है, हमारी मम्मा जो है वो किचन में काम करती रहती हैं, सब काम वही करती हैं, बर्तन वो धोती हैं, सफाई वो करती हैं, हर एक चीज। तो कहीं ना कहीं ये मेल मेंबर्स का काम नहीं है। तो काम के आधार पे जेंडर्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया गया, और इसी के नतीजे में आप लोग भी आगे जो है उसी तरीके से चलते हैं, वही सोच आप भी रखते हैं। तो आप में ये प्रोग्राम को होने के बाद में, हम सबको सुनने के बाद में, इस एटीट्यूड में अगर आपकी तब्दीली आती है, आपका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा मॉडिफाई होता है, तो इस सब का जो है फायदा रहेगा। आप खाना अगर खा सकते हैं, एक लड़का खाना खा सकता है, तो वो खाना क्यों नहीं बना सकता है? खाना बनाना क्या कोई छोटी चीज है, या मतलब कोई हीन चीज है, कोई इंफीरियर चीज है? अगर आप कपड़े पहन सकते हैं तो कपड़े धोना जो है उसको आप इंफीरियर क्यों समझते हैं? अगर किसी जगह पे आप बैठ रहे हैं, बैठ सकते हैं, तो उस जगह को साफ सुथरा रखने में शर्म क्यों महसूस होती है? सो हमें इस चीज की ओर जो है ध्यान देना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। जब हम सोचते हैं, जब हम समझते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, हम लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स के दौर से गुजर रहे हैं, है ना? अब वो एरा नहीं रहा। वी आर इन द एरा ऑफ अवेकनिंग। हम लोग जो है जागरूकता के एरा से गुजर रहे हैं, और हमको जो है लॉजिक्स और रीजनिंग्स का इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। किसी भी बात को बिना रीजनिंग के, बिना लॉजिक्स के जो है कैरी ऑन करना,
वो हमारे लिए समस्या भी पैदा कर सकता है। तो आपकी पढ़ाई का मकसद तभी पूरा होता है जब आप थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग भी रखते हैं, लॉजिक्स भी रखते हैं, रीजनिंग भी रखते हैं, रैशनैलिटी भी रखते हैं कि क्या चीज हो रही है, क्यों हो रही है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजों के ऊपर आप जब विचार विमर्श करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिहेवियर मॉडिफाई होगा, और उस मॉडिफाइड बिहेवियर के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो इसी के साथ में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं दावत दूंगी अविद सर को कि वो आए और इस कार्यक्रम के बारे में आपके सामने वो भी अपने विचार जो हैं रखें। अविद सर।